हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स को ही कंटिन्यू करेंगे और फ्रिंजेस और फ्रिंज विड्थ के बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे एक जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे हमने दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बनाए हैं S1 और S2 और एक इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर हमने स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया है जिसके अंदर हमें कुछ ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स नजर आए हैं। इसको और फर्दर समझने के लिए कि ये ब्राइट और डार्क बैंड्स कैसे बन रहे हैं और कहाँ पे बन रहे हैं उसके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो थोड़ी सी जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की हुई है पहले उसे समझ लेते हैं। हमने दोनों सोर्सेस के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी माना है। ये दो सोर्सेस के बीच में मैंने लिख दिया स्मॉल डी। जो सोर्स है वो स्क्रीन से, ये स्क्रीन है, इससे कैपिटल डी डिस्टेंस पे है। हमने इसको मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन ले लिया, यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, और यहाँ से जिस पॉइंट पर हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा, उस पॉइंट को हमने बोल दिया कि वो ए पॉइंट है और वो मिडल ऑफ द स्क्रीन से, मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन से वाई डिस्टेंस पे है। तो अभी तक हमने इसमें इतना एज्यूम किया हुआ है। हमने दो चीजें मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन और की है, वो आप एक बार समझ लें। मैंने ये दिखाया है कि एक वेव जो S1 से A पॉइंट पे पहुंच रही है और दूसरी एक दिखाई है जो S2 से A पॉइंट पे पहुंच रही है, क्योंकि इंटरफेरेंस जो है वो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है, जो वाई नेट बनेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा या डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो हमने S1 और S2 से यहाँ पे दिखाया कि हमारी दो वेव्स हैं जो सुपर इम्पोज कर रही हैं और हम यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमें किस टाइप का फ्रिंज मिल रहा है। अब फ्रिंजेस जो हमें यहाँ पे मिलते हैं उनमें ब्राइट और डार्क इस बात पर निर्भर करते हैं कि वहां पर जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब इस बात को पहले हम यहाँ पे आराम से समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है और उसके बाद हम इसको फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। मान लेते हैं कि S1 से जो जाने वाली वेव है वो इस तरह से यहाँ पर ऐसे पहुंची और S2 से जाने वाली जो वेव है वो भी यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर पहुंची, क्योंकि हमने लाइट को वेव नेचर का माना हुआ है। तो मान लेते हैं वेव्स जो हैं वो A पॉइंट पर ऐसे पहुंच रही हैं। अब इस समय अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक क्रेस्ट पहुंच रहा है S1 से और S2 से लेटर से एक ट्रफ पहुंच रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं वेव्स कुछ इस तरह जा रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनको थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए जाना पड़ रहा है। तो जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं है कि इसका क्रेस्ट पहुंचे तो इसका भी क्रेस्ट पहुंचे, पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता है। तो अगर इसका क्रेस्ट है और यहाँ पर दूसरी वाली वेव का ट्रफ है तो दोनों के एम्पलीट्यूड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास नेट रिजल्टेंट, आपने देखा था कि जो मिनिमम रिजल्टेंट था जो हमने पिछले वीडियो में किया वो A1 माइनस A2 था। तो अगर A1 हमारा A हो, सेम एम्पलीट्यूड, और A2 भी हमारा A हो, तो हमारा जीरो एम्पलीट्यूड का जो है नेट हमें वेव मिलता है। और यहाँ पर जो पैटर्न है उसमें हमें फिर डार्क फ्रिंज, मतलब यहाँ पे कोई लाइट नहीं मिलेगी, बिकॉज लाइट वॉज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ही हमारा जीरो है तो इंटेंसिटी लाइट की जीरो मिलेगी, तो हमें यहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पर हमें क्रेस्ट मिलता और यहाँ पर जितनी भी वेव्स यहाँ से गई होती उसका भी यहाँ पे क्रेस्ट ही होता, तो दोनों के क्रेस्ट मिलके ए मैक्सिमम बना देते। ए मैक्सिमम जो कि A1 प्लस A2, अगर मैं दोनों को A ही मानू तो A प्लस A बनाते, यानी कि 2A इसका एम्पलीट्यूड होता और इंटेंसिटी मुझे मिलती प्रोपोर्शनल टू 4A स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो क्रेस्ट यहाँ पे पहुंचेंगे तो मुझे 4 टाइम्स ऑफ द इंटेंसिटी मिलेगी जो कि एक सिंगल स्लिट में से जा रही है, और अगर क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे तो मुझे जीरो इंटेंसिटी यानी कि डार्क फ्रिंज मिलेगा। अब इतनी बात आप यहाँ से समझ गए कि वेव्स कितनी यहाँ से ट्रेवल करके जा रही है। देखिए, अगर मान लीजिए ये 10 वेव्स हो और यहाँ से 11 वेव्स पहुंची हो तो जाहिर सी बात है कि 11 का मतलब है 10 और 11 का मतलब है पूरा इसका भी क्रेस्ट पहुंचा और इसका भी पहुंचा। लेकिन अगर ये 10 हो और ये जो है ये वाली वेव्स जो यहाँ पहुंची इनमें इतना फर्क हो कि यहाँ से 10.5 वेव यानी 10.5 पहुंचे तो इसका क्रेस्ट पहुंचेगा और इसका ट्रफ पहुंचेगा, तो हमें यहाँ पर जीरो एम्पलीट्यूड मिलेगा, यानी हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा।
तो इस बात पर डिपेंड करता है कि S1 और S2 से जाने वाली जो वेव्स हैं उनमें पाथ डिफरेंस कितना है, यानी रास्ते में कितना फर्क है, कितनी ज्यादा वेव्स इससे यहाँ तक पहुंच पा रही हैं। और जब वो पहुंच रही हैं तो वो इन फेज मीट कर रही हैं। इन फेज का मतलब है क्रेस्ट पे क्रेस्ट का मिलना या ट्रफ पे ट्रफ का मिलना, या वो आउट ऑफ फेज मीट कर रही हैं, यानी क्रेस्ट का ट्रफ पे मिलना, यानी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो इस तरीके से हमें पॉइंट ए पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि वहां पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा या हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। इसी बात को थोड़ा मैथमेटिकली अब हम करके देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बस यहां से इरेज कर रही हूँ और अब इसको हम ऐसे करके देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट फॉल कर रहा है, या हम ये भी बोल सकते हैं both the waves which are reaching the point A from the two coherent sources S1 and S2 they are reaching in phase। तो अगर इन फेज पहुंचेंगी तो हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें, मैंने अभी क्या बताया, क्या मिलेगा, वी विल गेट अ फ्रिंज विच इज ब्राइट, हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। और दूसरा मैंने बताया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों आउट ऑफ फेज मिलती हैं, दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज मिलती हैं, यानी क्रेस्ट पे ट्रफ मिलता है, और ऐसी जगह पे हमें क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। We will get a dark fringe, correct? Now we want to see कि हमें ए पॉइंट पे इसके अंदर क्या मिल रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली करके देख लेते हैं। मैं बाकी सब चीजें इरेज कर रही हूं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अगर ये एक वेव है, ठीक है, इसका पूरी जो वेव की जो पूरी लेंथ होती है वो होती है लैम्डा। तो अगर हमारे पास पीछे से कोई और वेव ऐसे चलती हुई आ रही हो, और ये वाली वेव, सपोज ये वाली वेव जो है इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो ये दोनों इन फेज कब होंगी, यानी दोनों कदम से कदम मिला के कब चलेंगी, इन फेज कब होंगी, जब लैम्डा का ही इनमें पाथ डिफरेंस हो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि लैम्डा के पाथ डिफरेंस का मतलब है कि 2 पाई का फेज डिफरेंस होना। मतलब कि अगर एक वेव ऐसे है और दूसरी वेव जो है वो इस तरह से है, बिल्कुल दूसरी वेव इसी के साथ यूं ही ऐसे है, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे जैसे ये है, ठीक है, एग्जैक्टली अगर इसी तरह से हो दूसरी वेव भी, ये थोड़ा सा ठीक बना नहीं है, लेकिन अगर एग्जैक्टली दोनों वेव ट्रेन्स बिल्कुल इसी तरह चल रही हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों इन फेज हैं। अब इन फेज में हमने बोला कि लैम्डा के पाथ डिफरेंस का मतलब है, अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस हो, यानी लैम्डा से दूर हो वो दूसरी से, तो लैम्डा के पाथ डिफरेंस का मतलब है 2 पाई का फेज डिफरेंस होना, 2 पाई का फेज डिफरेंस होना। तो अगर हम ये बात बोलें कि एक यूनिट पाथ डिफरेंस हो तो 2 पाई बाय लैम्डा का फेज डिफरेंस होगा। और अगर x का पाथ डिफरेंस हो, जैसे मैंने दिखाया S1 यहां से यहां तक जा रही थी, S2 की वेव यहां से यहां तक जा रही थी, तो इनमें पाथ डिफरेंस अगर मुझे निकालना हो तो मैं S1 से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर दूंगी, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया तो ये रास्ता और ये रास्ता तो बराबर हो गया, जो एक्स्ट्रा है वो ये वाला है, ये हमारा पाथ डिफरेंस हो गया। इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं, लेटर से P नाम दे देते हैं इसको, अगर हमने कहीं और नहीं दिया है तो हम बोलेंगे S2P हमारा जो है, S2 से लेकर P तक हमारा पाथ डिफरेंस है। तो ये पाथ डिफरेंस में कितना फेज डिफरेंस आ रहा है इसको चेक कर लेते हैं। अगर हमारा x पाथ डिफरेंस हो तो फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x, हमारा फेज डिफरेंस हो गया। अब इसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं फेज डिफरेंस को, जो दो वेव्स S1 और S2 से मिलके जा रही हैं। सो फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 वेव्स, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो दो वेव्स यहाँ पे पहुंच रही हैं उनमें हमें नहीं मालूम है कि कितना फर्क है, x कितना है हम नहीं जानते, लेकिन हमें इतना समझ में आ रहा है कि अगर x पाथ डिफरेंस है तो 2 पाई बाय x अपॉन में लैम्डा हमारा फेज डिफरेंस होगा। ओके, अब आप ये भी जानते हो कि अगर हमारा फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर हो, अगर ऐसा हो, विच मीन्स दैट अगर मैं n को 0 पुट कर दूं इसका मतलब है फाई 0 हो गया, यानी इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अगर n को 1 पुट कर दूं तो फेज डिफरेंस 2 पाई हो गया,
इसका मतलब है दोनों में 2 पाई का फेज डिफरेंस है, और 2 पाई का मतलब है कंप्लीट एक वेवलेंथ आगे। जैसे मैंने बताया था कि 10 वेवलेंथ यहाँ तक पहुंची या 11 यहाँ तक पहुंची, तो 10 और 11 पहुंची तो भी हमारे पास जो पॉइंट यहाँ पहुंचा इस वेव का, वही पॉइंट यहाँ पहुंचा, भले 11 है बट पॉइंट उसका वही पहुंचा यहाँ पे। तो फाई का फेज डिफरेंस हमारा 2 पाई हो गया। अगर n को 2 पुट कर दूं तो फेज डिफरेंस हमारा 4 पाई हो गया। यानी कि फेज डिफरेंस अगर इंटेग्रल मल्टीपल हो 2 पाई का, तो हमारा जो पॉइंट ए है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब कि यहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, क्योंकि पूरी एक वेव ही या तो हम एक वेव से पीछे हैं, या 2 वेव से पीछे हैं, या 3 वेव 4 वेव से पीछे हैं, इस तरीके, या हम पीछे ही नहीं हैं, इसका ये मतलब हो रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। अब हमने कहा क्या बोला कि फाई अगर हमारा 2n पाई हो तो पाथ डिफरेंस हमारे पास हमने निकाला कि अगर x पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस 2 पाई x बाई लैम्डा है। अब इस कंडीशन को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बना देंगे। तो मैं इसको यहां से थोड़ा सा इरेज करती हूं ताकि हम इसको लिख पाए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या समझे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से? जहां पे ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। कैसे मिल रहा है ब्राइट फ्रिंज? या तो वहां पे क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिल रहा है, भले कितनी भी वेव्स पहुंची हो, लेकिन यहाँ पर अगर क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिले या ट्रफ के साथ ट्रफ मिले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इसमें हमने क्या कंडीशन निकाली है कि अगर हमारा जो फेज डिफरेंस है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। अब मैं इसमें इक्वेट कर दूंगी इसको, तो यह आ जाएगा 2 पाई x बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2n पाई। ये आ गया, विच मीन्स दैट 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो x हमारे पास आ गया n ऑफ लैम्डा, विच मीन्स दैट पाथ डिफरेंस यहां से यहां तक शुड बी एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। यानी यहाँ पर या तो एक वेव एक्स्ट्रा हो, 2 वेव्स एक्स्ट्रा हो, 5 वेव एक्स्ट्रा हो, एक पर्टिकुलर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेव अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इतनी ज्यादा है यहाँ पे, तो हमारा ये पॉइंट जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट होगा। बिकॉज जो भी यहाँ से पॉइंट यहाँ पहुंचेगा वही चीज यहाँ से भी यहाँ पे पहुंचेगी, क्योंकि एक पूरे इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ से ही हम जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पर हैं। So x is equal to n lambda is the condition for constructive interference। अब इसको मैं पूरे को इरेज कर रही हूँ और फिर आपको एक बार मैं लिख के दिखाऊंगी। हालांकि हमें ये डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। तो ये हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब मैं लिख रही हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैंने जैसे बताया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? जहां पर हमें डार्क फ्रिंज मिले। डार्क मतलब एम्पलीट्यूड नेट जो है वो कैंसिल हो जाए। वो कैसे मिलेगा? जब हमारा जो पाथ डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस है 2 पाई x बाय लैम्डा, अब ये हमारा था 2n पाई के बराबर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अगर ये इसके बराबर हो 2n प्लस 1 इंटू पाई, देखो 2n प्लस 1 इंटू पाई, इसका क्या मतलब है कि अगर आप n को 0 पुट कर दें तो पाई फेज डिफरेंस होगा, n को 2 पुट कर दें, 1 पुट कर दें तो 3 पाई का फेज डिफरेंस होगा, 2 पुट कर दें तो 5 पाई का फेज डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से जब आप ऑड नंबर में आपके पास ये वैल्यू आए और प्रोडक्ट हो पाई के साथ, तो आपके पास आधी वेव का फर्क हो जाता है, और आधी वेव का फर्क होता है तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, क्योंकि जो है क्रेस्ट के साथ ट्रफ इंटरफेयर करेगा। अब इसकी कंडीशन अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है? आई कैन राइट डाउन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, पाई को मैं पाई से कैंसिल कर देती हूँ, इंटू लैम्डा। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, n प्लस हाफ लैम्डा भी लिख सकती हूँ। तो ये कंडीशन आ गई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ये आ गई कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक है, अब ये तो कंडीशंस हमने निकाल ली, हमें पता चल गया कि कितना पाथ डिफरेंस होगा तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, और कितना पाथ डिफरेंस होगा वो जो नीचे बनाया हुआ था x, तो हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो अब हम ये निकालना चाहते हैं कि उस पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा है, y पॉइंट पर।
तो इसको मैं इरेज करती हूँ। कंडीशंस हमें ध्यान है, x इज इक्वल टू n लैम्डा और x इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा। तो 5 मिनट की बस डेरिवेशन है, आप थोड़ा सा ध्यान से एक बार इसको देख लें। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम छोटा बनाऊंगी ताकि मुझे इसको एक्सप्लेन करने का जो है मौका मिल जाए। तो ये S1 और S2 लेंगे, मैंने पहले वाला नहीं बनाया, सिर्फ छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ शॉर्ट में। तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये हमारा पॉइंट P हो गया, इससे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इससे भी मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, और इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस उसको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये x पाथ डिफरेंस आ गया। यहां से यहां तक की दूरी को मैंने पहले y लिया था, और मैंने बताया था इन दोनों के बीच की दूरी को स्मॉल d और इनके बीच की दूरी को कैपिटल D लेना है। अब हम यहाँ से ट्राइंगल्स कुछ कंसिडर करेंगे। पाथ डिफरेंस आप देख सकते हो, आप लिखो पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितने के बराबर है, S2 से लेकर के P तक जाना, उसमें से S1P को माइनस कर दें तो ये रास्ते में फर्क आ गया, पाथ का डिफरेंस आ गया, जिसको x से लिखेंगे तो x इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं पहले S2P निकालना चाहूंगी। S2P कितना है, तो S2P निकालने के लिए अगर मैं ट्राइंगल के हिसाब से चलूं, अगर ये पूरा ट्राइंगल कंसिडर कर लूं, ये वाला है ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल S2P, और इसको नाम दे दें और लेटर से Z, तो S2PZ ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया। इस ट्राइंगल में हमारे पास S2P का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया यहां से यहां तक का स्क्वायर है ना, ये कितना आ जाएगा, y तो यहां से यहां तक की है, और इतना रीजन हमारे पास d/2 और है, तो मैं लिखूंगी y प्लस d/2 का स्क्वायर। ये तो हो गई ये वाली साइड इसकी, p से z तक की साइड, प्लस ये वाला प्लस d का स्क्वायर, ये आ गया S2P का स्क्वायर। फिर S1P का स्क्वायर निकाल लेंगे, ये कितना आ गया S1P का स्क्वायर है ना। तो इस ट्राइंगल को यहां से ऐसे ले लेते हैं। इस ट्राइंगल में अगर यहां से लेकर यहां तक की लेंथ y है, तो इतना पोर्शन मिड पॉइंट था ये इसका, तो ये d/2 इसमें से माइनस हो गया, तो इतनी रीजन हमारे पास y माइनस d/2 आ गया, और ये पूरा रीजन हमारे पास y प्लस d/2 था। इसको मैंने लिखा y माइनस d/2 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है ना, दिस माइनस दिस। तो दिस माइनस इसमें मैं डायरेक्ट कर रही हूँ ताकि बहुत ज्यादा इसको हमें स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करना पड़े। मैं सबसे पहले इसको खोल रही हूँ, तो ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में d स्क्वायर है, ये ना, फिर इसको ऐसे लिख दिया। इसमें से माइनस करना है S1P का स्क्वायर, तो माइनस, अब माइनस कितना करना है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, a स्क्वायर फिर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab और ये d स्क्वायर, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब जो कटता है उसको काट देंगे, तो मेरे पास आ गया S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और 2 और 2 कैंसिल हो गए आपस में, तो ये 2yD बच गया, सिर्फ 2yD। अब S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो इसको हम a प्लस b इंटू a माइनस b लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P, ये आ गया। ठीक है, तो अब फिर से मुझे ऊपर में इसको इरेज कर रही हूँ ताकि बार बार डायग्राम इरेज नहीं करना पड़े। फ्रिंजेस एंड फ्रिंज विड्थ लिखा हुआ भी हम हटा देते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट इसके अंदर हम ऐसे इसको अगर लिख दें S2P माइनस S1P, इसको यहां से लिख लेंगे। S2P और S1P अगर ये दोनों बहुत क्लोज हो, बहुत ज्यादा पास हो ना, इफ दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो S2P और S1P को अप्रोक्सीमेटली अगर हम कैपिटल D मान लें, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैपिटल D है, तो S1P और S2P को भी अगर हम कैपिटल D मान ले, तो ये पार्ट हमारा 2D हो गया। अब आप ये कहेंगे कि फिर तो D और D मान ले तो ये 0 हो जाएगा, नहीं, हम पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं कितना फर्क है, लेकिन दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन दैट वी हैव डन जस्ट टू गेट रिड ऑफ S2P एंड S1P। वी हैव टेकन एन अप्रोक्सीमेशन दैट बोथ ऑफ देम आर नियरली इक्वल टू D as they are very close points.
तो S2P माइनस S1P के साथ यहाँ 2D आ गया, तो हमारे पास आ गया दिस इंटू 2D इज इक्वल टू 2YD। सो पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, जिसको मैंने पाथ डिफरेंस कहा है X, इज इक्वल टू 2YD अपॉन 2D। अब 2 से 2 को कैंसिल कर दिया तो यह आ गया YD अपॉन D, यानी पाथ डिफरेंस हमारे पास YD अपॉन में D आ गया। यानी यहां से जो वेव जा रही है और यहां से जो वेव जा रही है, इनमें जो पाथ डिफरेंस है वो Y इंटू डी बाई डी के बराबर है। अब जैसे मैंने बताया था कि हमें चेक करना है कि इस पोजीशन पर Y डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा, तो बहुत आसान है देखना। हम क्या करेंगे, हमने कंडीशन निकाली थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कंडीशन थी कि पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन निकाली थी हमने। तो हम यहाँ लिखेंगे n लैम्डा इज इक्वल टू, ये पाथ डिफरेंस है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से n लैम्डा, दिस इज इक्वल टू YD बाई D। ठीक है, तो हमारे पास y कितना आ गया, यहाँ से y निकाल लेते हैं, ये आ गया n लैम्डा, ये तो यही रहा, और कैपिटल D बाय स्मॉल d, यानी कि y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो y डिस्टेंस अगर n लैम्डा d बाई d के बराबर हो, अब देखो हमें डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन तो पता होगा, हमने सोर्सेज जो लिए हैं, स्लिट्स जहां पे लिए हैं, वहां से स्क्रीन कितना दूर लिया हुआ है, तो कैपिटल D हमें पता होगा। कितना हमने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लिया वो हमें पता होगा। हम कौन सी वाली वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेना है, तो हमने लैम्डा कैसा यूज किया, कितनी उसकी वेवलेंथ थी वो हमें पता होगा। तो n का नंबर इंटीजर होना चाहिए, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, उस पर हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू, है ना। तो y अगर हमारा, बाकी सब वैल्यूज नोन है, n की वैल्यू पुट कर देते हैं, लेट अस से n इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0, इट मींस दैट हियर वी आर हियर। तो मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन आ गया 0, तो मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है, तो ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। अगर मैंने n को 0 पुट किया तो y 0 आया, y 0 का मतलब है ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो 0 यानी मिड पॉइंट पे आ गई, तो मिड पॉइंट पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। अब n इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, ये आ गया y इज इक्वल टू लैम्डा d बाई d। अब n इज इक्वल टू 2 पुट कर लें, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा d बाई d, ये आता चला जाएगा। आप n की वैल्यूज पुट करते जाइए। तो ये सब पोजीशंस, यानी इसके अंदर वैल्यू पुट करो, इतने डिस्टेंस पे मिडल ऑफ द स्क्रीन से आपको सेकेंड ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो आपको फ्रिंजेस मिलते जाएंगे। अब हर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो गैप है उसमें डार्क फ्रिंज है, ठीक है ना। तो ये पोजीशंस तो हो गई ब्राइट फ्रिंजेस की। अब हर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है, तो इसकी पोजीशन में से इसकी पोजीशन को माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। तो हमारे पास आ जाएगी विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहां पर हमारे पास इस तरीके से ये बना हुआ था, है ना। ये पोजीशन हमारे पास y इज इक्वल टू 0 जैसे ये आ गई, दूसरी आ गई लैम्डा d बाई डी, तो मान लेते हैं दूसरी ये पोजीशन है, y इज इक्वल टू लैम्डा d बाई डी, 0 वाली ये थी। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिल रहा है, डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज की विड्थ हमारे पास अगर हमें निकालनी है तो इसकी पोजीशन में से इसको माइनस करना पड़ेगा, या इसकी पोजीशन में से इसको माइनस, किसी को भी कर दीजिए, एक अगले में से पिछले को माइनस कर देंगे तो विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज निकल आएगी, क्योंकि दो ब्राइट के बीच में एक डार्क फ्रिंज है। तो कितनी विड्थ आ गई, दिस माइनस दिस विल गिव मी लैम्डा d बाई डी, यानी कि विड्थ भी डार्क फ्रिंज की लैम्डा d बाई डी के बराबर है, और विड्थ को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंजेस लैम्डा d बाई डी, एंड दीज आर द पोजीशंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस। यू कीप ऑन एडिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, and you will get the bright fringes. Then we can do it for destructive interference also. I am just erasing the condition for the constructive interference, and we will do the destructive interference. So for dark fringes, for destructive interference, इसके लिए कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या थी हमारे पास,
कंडीशन थी x इज इक्वल टू, मैंने n प्लस हाफ लिखा था, मैं वैसे ही लिख देती हूँ, n प्लस हाफ लेमडा ऐसे लिखा था हमने। अब इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं, है ना, पाथ डिफरेंस के साथ, तो ये हो जाएगा y d बाई डी इज इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा, ये आ गया। अब हमारे पास हमें y निकालना है, तो ये बन गया n प्लस हाफ लेमडा d बाई स्मॉल d। ये हमारे पास y की पोजीशंस आ गई जहां जहां हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, ये जो मैंने पहले लिखा था इतना, और आपको मालूम है कि जो फर्स्ट हमने लिखा हुआ है ये सब जो है ये ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो मैं लाइन लगा देती हूँ ऐसे, और यहाँ हम लिखते हैं डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। पोजीशन निकालते हैं, अब n को 0 पुट कर दीजिए, तो y कितना आ जाएगा, y आ गया लैम्डा d बाई 2d। तो ये पहला डार्क फ्रिंज आपको मिला, मिडल ऑफ द स्क्रीन से पहला डार्क फ्रिंज कहाँ मिला, लैम्डा d बाई 2d पोजीशन पे। अब दूसरा कहाँ मिलेगा, n को आप इसके अंदर 1 पुट कर दो, तो 1 प्लस हाफ इज 3 बाई 2, सो 3 लैम्डा d बाई 2d, ये सेकेंड डार्क फ्रिंज मिल गया। फिर ऐसे आप n को 2 पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 5 लैम्डा d बाई 2d, ये मिल जाएगा, एंड सो ऑन, यू कैन कीप ऑन डूइंग दिस। अब दो डार्क फ्रिंजेस, अब ये सारे डार्क फ्रिंजेस की जगह आपको पता चल गई, तो आपको पोजीशन मालूम है कहाँ मिल रहा है। अब दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में क्या होता है, एक ब्राइट फ्रिंज होता है, तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है उसको भी बीटा से ही दिखाएंगे। तो कितना आ गया, दिस माइनस दिस विल गिव मी 2 लैम्डा डी बाई 2d विच इज अगेन लैम्डा डी बाई डी। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ भी हमारे पास लैम्डा डी बाई डी है, वो कहां से निकाली है, दो डार्क फ्रिंजेस के पोजीशंस को माइनस करके, और यहां पर दो ब्राइट फ्रिंजेस को माइनस किया पोजीशंस को, तो डार्क फ्रिंज की हमने विड्थ निकाली थी। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों विड्थ्स जो हैं वो लैम्डा डी बाई डी के बराबर आती हैं, विच मीन्स दैट ऑल द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम विड्थ, और उनके पोजीशंस आपके सामने है, द विड्थ इज लैम्डा डी बाई डी। अब इस पैटर्न में हम एक चीज समझ पाते हैं, देखिए कि अगर मैं कैपिटल डी को बड़ा कर दूं, यानी इस स्क्रीन को थोड़ा सा दूर ले जाऊं, स्क्रीन दूर ले जाऊंगी तो फ्रिंज विड्थ जो है बड़ी हो जाएगी, मतलब कि चौड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे ये फ्रिंजेस जो हमें मिल रहे हैं, तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं स्मॉल डी को, यानी इनको और ज्यादा क्लोज कर दूं, स्मॉल डी को छोटा कर दूं, तब भी फ्रिंज विड्थ बड़ी हो जाएगी, है ना। तीसरी चीज, अगर मैं इस पूरे एपरेटस को किसी मीडियम में इमर्स कर दूं, जैसे अभी तो एयर में रखा हुआ है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एज्यूम किया जाता है, लेकिन अगर हम किसको किसी और मीडियम में इमर्स कर दें तो लैम्डा चेंज हो जाता है बाय लैम्डा बाय म्यू। तो लैम्डा हमारे पास लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है अगर, तो हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 अगर होगा तो बीटा रिड्यूस हो जाएगा। तो किसी हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल में डाल देने से हमारी जो फ्रिंज विड्थ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये दूसरी चीज मैंने आपको इसके अंदर बताई कि फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। ऑब्वियसली लैम्डा पे भी डिपेंड करती है, आपने कौन से कलर की लाइट यूज की हुई है। अगर आपने लैम्डा अगर आप इंक्रीज करते हो, है ना, अगर आपने सपोज आप विबग्योर पे अगर हम देखें तो रेड की तरफ जब हम जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, तो मान लेते हैं आपने येलो लाइट से पहले फ्रिंजेस ऑब्टेन किए हैं, तो आपको कुछ पैटर्न यहाँ पे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का मिल रहा होगा, तो येलो फ्रिंज फिर उसके बाद डार्क फिर येलो फिर डार्क, कुछ ऐसे मिल रहा है। लेकिन अगर लैम्डा को आप चेंज कर दें, येलो से अगर आप रेड पे लेके चले जाएंगे तो जो फ्रिंज विड्थ है वो उसके अंदर उसकी इंक्रीज हो जाएगी, फ्रिंजेस के बीच का जो फ्रिंज विड्थ है वो भी बड़ी हो जाएगी, और ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स जो आपको मिल रहे हैं वो भी थोड़े बड़े बड़े से इसके अंदर मिलने लगेंगे। तो इस तरीके से इसकी जो डिपेंडेंस है फ्रिंजेस की वो वेवलेंथ पर, कैपिटल डी यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस पर, और दोनों सोर्सेस के बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। अब इसके अंदर दो चीजें हम और समझ लेते हैं कि अगर हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर लैम्डा इसमें चूज किया हुआ है, अगर हम इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह सपोज हम लोग इसके अंदर व्हाइट लाइट यूज करते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाइट लाइट को यूज करने से इंटरफेरेंस पैटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको जब 2 मिनट ध्यान से देखते हैं। सपोज मैं यहाँ से व्हाइट लाइट का सोर्स लेती हूँ। अब व्हाइट लाइट के सोर्स में तो बहुत सारी वेवलेंथ है, पूरा विबग्योर उसके अंदर आया हुआ है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेवलेंथ, ऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ इज देयर। तो जब सारी वेवलेंथ की जो लाइट है वो S1 और S2 सोर्स में से यहाँ से जाएगी, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर हर कलर के लिए अलग अलग फ्रिंज विड्थ बनेगी, क्योंकि उसके अंदर तो सभी कलर्स हैं,
हर कलर के लिए अलग फ्रिंज विड्थ बन जाएगी। और जो लैम्डा है, सपोज एक बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, लेट अस से ब्लू लाइट के लिए वो जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सूट कर रही है, तो हो सकता है वही पोजीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रेड कलर को सूट कर रही हो, तो वहां पर एक कलर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा और दूसरा कलर जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा। तो हमारे पास एक सस्टेन्ड कोई पैटर्न हमें यहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि सेंटर पे, क्योंकि सभी वेवलेंथ्स यहाँ पर इकट्ठी होकर के यहाँ पे मिल जाएंगी विद नो पाथ डिफरेंस, सभी कलर्स मर्ज करेंगे, यहाँ पे सभी कलर्स मर्ज करके फिर से व्हाइट कलर देते हैं, यहाँ पर हमें फिर से व्हाइट लाइट ही यानी ब्राइट बैंड ही मिलेगा। लेकिन आगे हमें मालूम नहीं है कि पैटर्न कैसा हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर किसी कलर के लिए कंस्ट्रक्टिव और किसी कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वही पॉइंट को वो कंडीशन सूट करती हुई हो सकती है। इसलिए हम इसको स्टडी करने के लिए, इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए हम प्रेफर करते हैं एक सिंगल वेवलेंथ और सिंगल सोर्स, ऐसा सोर्स जिसकी एक ही वेवलेंथ हो, उसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। सो वी से दैट टू स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ही लेना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफ्रेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।